गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे जो एचएएस का 3 फरवरी को एचपीपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। इसमें जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, आपने 3 घंटे टेस्ट लिखा है। जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सबको भी टेस्ट पहले भेज दिया था, आपने लिखा होगा। अगर किसी ने टेस्ट नहीं लिखा है या बाद में हमें कोई यूट्यूब में देख रहा है, तो आप पहले पेपर डाउनलोड कर लीजिए, उसको 3 घंटे लिख लीजिए, उसके बाद आप इस डिस्कशन को देखें तो बेटर हेल्प करेगा। हम लोग यहाँ पर पहले जो क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो ग्रामर रिलेटेड होंगे। उसके बाद हम ट्रांसलेशन, गद्यांश पद्यांश, और फिर उसके बाद एस्से के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपल्सरी पेपर में बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहेगी। 3 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स। इसमें जो भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, सारे अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स साइड में लिखे हुए हैं, लिजिबल हैंडराइटिंग में लिखना है। आंसर हिंदी में लिखेंगे जब तक कि रेफर्ड ना हो, और वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड है, उसको एडहियर करना है। कोई भी पोर्शन है अगर आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो उसको स्ट्रक ऑफ करना है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, और रीवैल्यूएशन की जब हम बात कर रहे हैं ये अलाउड नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, पहले 3 ऐसे, मतलब एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022, ठीक है, 2020 में आई थी हमारी जो भी एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर लिखना था। सेकंड, हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और भविष्य, एट प्रेजेंट कहां पर है हम, और फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। और तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, यानी इसकी क्रांति, भारत और भारत की हम लोग किधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको एंड में करते हैं। पहले हम बेसिक जो जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको देखते हैं। मुहावरे, मुहावरों और लोकोक्तियों के अंदर वाक्यों में इसका प्रयोग करना है, पहले मीनिंग बताना है। तो पहला है, आंख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है, आंख का अंधा है, लेकिन आंख का अंधा कौन, ये मतलब इंसान मूर्ख है, लेकिन गांठ का पूरा, उसकी जो गांठ है ना, वो गांठ में हम क्या रखते हैं, पैसा। तो इंसान धनवान है लेकिन वैसे मूर्ख इंसान है, तो उसको हम कहते हैं आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, अगर हम देखें कि किशोर न, इसके पास इतना धन होने के बाद भी वह फटे पुराने कपड़े पहनता है। तो कैसा इंसान की पैसे बहुत है फिर भी कपड़े ऐसे ही पहन रहा है, ढंग से नहीं रह रहा है, तो कैसा इंसान है वो। ये तो आंख का अंधा गांठ का पूरा है। इस तरीके से एक सेंटेंस बनाना था। दूसरा, ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़ा तोड़े घर की सील। ठोकर पहाड़ की लगी है और घर की सील तोड़ रहा है। बेसिकली आपको गुस्सा कहीं किसी और चीज की वजह से आया है, और आप घर जब आए हो तो घर पे लड़ाई कर रहे हो, या फिर अपने से जो वीक है ना, जो किसी स्ट्रांग ने आपको डराया धमकाया, या उसकी वजह से आप परेशान हो, तो इसमें ताकतवर से लज्जित होकर घर के लोगों पर गुस्सा निकालना। ठीक है, कहीं बाहर से आए फिर घर पे आके वो गुस्सा निकाल रहे हैं। तो अगर वाक्यों में इसका प्रयोग करें तो, महेश को बड़े बाबू ने इतना डांटा कि वह घर आकर बच्चों की ये छोटी सी बात पर पीटने लगा, है ना। तो ये तो वही बात हो गई कि ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सी। ठीक है, इस तरीके से हम एक सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। गुस्सा किसी और चीज पे आया, वहां पर गुस्सा निकाल नहीं पाया, तो फिर घर आके अपना गुस्सा कहीं है ना घर पे निकाल रहा है। नेक्स्ट, टोपी उछालना। टोपी किस चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, इज्जत, है ना। तो टोपी को उछालना मतलब बेइज्जत करना, अपमानित करना, किसी का निरादर करना। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी आप एक सेंटेंस में यूज कर सकते हो कि इंडिविजुअल अगर निरादर कर रहा है। ठीक है, इस नालायक ने तो हमारी टोपी उछाल दी, अब इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। बेसिक सेंटेंस कहीं पर भी कि अगर बेइज्जती हुई है और किसी ने बेइज्जती करी है, टोपी उछालना, किसी ने टोपी उछाली। ठीक है, तो टोपी उछालना इस तरह से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा, माथे पर शिकन ना आना। ठीक है, माथे पर शिकन ना आना, जब टेंशन हो जाती है, परेशान हो जाता है, तो माथे पे शिकन आ जाती है ना। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि शिकन ना आना, है ना, तो अप्रभावित रहना, कि आप प्रभावित नहीं हो रहे हो किसी भी चीज से। तो वहां पर तो दीपक को सबने बुरा भला कहा, पर उसके माथे पर शिकन ना आई।
ना एक भी शिकन ना आई, एक भी लाइन नहीं पड़ी। तो ये कि वो इंसान अप्रभावित रह रहा है। शिकन आना होता है ना, कि आप प्रभावित हो रहे हो उस चीज से, या गुस्सा आना ना, उससे भी रिलेट करते हैं। और यहाँ कि नहीं आ रही तो अप्रभावित है। तो ये मुहावरे जो हमें दिए थे। फिर संधि विच्छेद करना है, ठीक है। निम्नलिखित के संधि विच्छेद कीजिए। तो देखो संधि विच्छेद में संधि क्या है, जैसे दो शब्द, दो अलग शब्दों को जोड़ना या विच्छेद तोड़ना, दो तरफ, तो ये एक्सप्लेन करना था। तो देखो अलग अलग तरह की संधियां होती है, जैसे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, जैसे ना दो छोटे को मिला के बड़ा। दीर्घ क्या होता है, बड़ा। जैसे है ना अ आ के साथ अ और आ हो तो वो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। छोटी ई और बड़ी ये मिल जाए तो है ना ई और ई, तो वो बड़ी ई बनता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ साथ मिलने से, या छोटा ऊ और छोटा ऊ, या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल रहा हो तो ये बन के बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सूत्र है, स्वर्ण जो चीजें होती है उनको जोड़ के अगर वो बड़ा बन रहा है तो वो दीर्घ बनता है, ठीक है। जैसे ना अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलाकर दीर्घ बना देते हैं। छोटे भी दो होंगे वो मिलके भी बड़ा दीर्घ करते हैं। तो दो शब्दों में हम कहें तो जब दो सुजातीय स्वर आसपास आते हैं तो जो स्वर बनते हैं उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसी को स्वर संधि या दीर्घ संधि या ह्रस्व संधि, ह्रस्व संधि, ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो देखो इसमें क्या क्या शब्द दिए हैं। एक शाकाहारी, है ना, तो शाकाहारी, इसमें शाक और आहारी, तो क प्लस आ ना आ दीर्घ हो रहा है, तो दीर्घ संधि का एक प्रकार है। फिर उसी तरीके से मध्यावधि, है ना, मध्य प्लस अवधि, तो इसमें भी दो, है ना, मध्य प्लस अवधि ये मिलके मध्यावधि बन रहे हैं, य प्लस अ। सहानुभूति, है ना, सह प्लस अनुभूति, ये सहानुभूति। अधिकाधिक, है ना, अधिक और अधिक, ठीक है, अधिक और अधिक, तो इसमें अधिकाधिक ये दीर्घ संज्ञा होगा। महाशय, महा प्लस आशय, ये महाशय है। परीक्षा ना, परी प्लस ईक्षा, ये परीक्षा बनेगा। तो ये सब दीर्घ संधि। गुण संधि ना, गुण संधि की परिभाषा देखो, ये कैसे कहते हैं, जब संधि करते समय ना अ आ के साथ ई या ई हो तो देखो अ और ई क्या बनेगा, ये ए बन जाता है। और उसी तरीके से अ और आ के बाद ऊ हो तो वो ओ बन जाता है। और जब अ और आ के साथ री हो तो अर बन जाता है। तो इसको हम गुण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया था परोपकार, तो परोपकार क्या होगा, पर प्लस उपकार, ये परोपकार शब्द बनाएगा, ठीक है। तो ये गुण संधि का रूप था जो इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद जो पूछे गए थे। फिर इसमें कुछ एक शब्दों के विलोम शब्द, विलोम क्या होता है, अपोजिट शब्द पूछना, ठीक है, उसका उल्टा शब्द। तो यहाँ पहला शब्द अनाहूत दिया था, है ना, तो अनाहूत का विलोम आहूत होता है। अनाहूत क्या होता है, अगर इसको समझे कि अनामंत्रित, जिसे हमने बुलाया नहीं है ना, तो बिन बुलाया, बिना मतलब की बात करने वाला, इन सब को भी अनाहूत कहते हैं, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा, आहूत, जिसको वेलकम किया गया हो, आमंत्रित किया गया हो, बुलाया गया हो, निमंत्रण दिया गया हो, या उसका आह्वान किया गया हो। तो जिसको बुला के ऐसा किया गया है उसको हम ना आहूत, और अदरवाइज अनाहूत। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। फिर नेक्स्ट अधम, तो अधम, है ना, अधम का विलोम उत्तम। तो अधम क्या होता है, अधम न, खराब, दुष्ट, पापी, अधर्मी, इस तरीके से अधम शब्द यूज होता है। तो पापी, दुराचारी, नीच, बदमाश, निकृष्ट कोटि का व्यक्ति, इस तरह के न, इन सब को रिप्रेजेंट करता है अधम। तो उल्टा क्या होगा, जो अच्छा होगा, बेटर होगा, उत्तम, ठीक है। तो उत्तम ये क्या है, सर्वोत्तम, ठीक है, अच्छा, श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया, सबका भला करने वाला है, जो नेक है, जो सज्जन है, ठीक है। तो ये उत्तम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उन्नत, है ना, उन्नत और अवनत ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। उन्नत क्या होगा, है ना, थोड़ा जो प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ा हुआ है, उठा हुआ है, उसके लिए हम उन्नत कहते हैं, डेवलप्ड। और फिर अपोजिट अवनत, अवनत क्या होगा, झुका हुआ, गिरा हुआ, या फिर
पिछड़ा, ना, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन की जाती है। फिर उपमान, ना, उपमान ये इसका अर्थ होता है ना व्यक्ति, बेसिकली जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है ना। तो उपमा अगर दी जाए तो उपमान, और इसका विलोम व्यतिरेक। व्यतिरेक क्या है? कि अभाव है, अंतर है, या उसके अंदर भेद हो, तो उसके लिए ना अतिरेक, व्यतिरेक, व्यतिरेक शब्द यूज किया जाता है। ज्येष्ठ, ना, ज्येष्ठ क्या होता है ना, बड़ा। तो ज्येष्ठ, और इसका अपोजिट क्या होगा? लघु, कनिष्ठ, छोटा, अनुज। तो ज्येष्ठ हमारा जैसे ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई, ठीक है। उसी तरीके से कनिष्ठ, लघु, छोटा, ठीक है, छोटा भाई। तो जो उम्र में, पद में छोटा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कनिष्ठ, ठीक है। तो एक ज्येष्ठ, एक कनिष्ठ। फिर मितव्ययी। मितव्ययी क्या होता है? जो कम खर्चा करता है, तो जो कम खर्चा करे वो मितव्ययी, और इसका अपोजिट होगा अपव्ययी या फिजूल खर्ची करने वाला, ठीक है। तो अपव्ययी जो अनुचित व्यय करता हो, ना, गलत एरिया में गलत चीजों के लिए खर्चा करता हो, जो फिजूल खर्ची करता हो, वो इसके साथ आएगा। फिर प्रवृत्ति, ना, प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है? एक तो ये कि इंडिविजुअल का नेचर कैसा है, ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी आदतें कैसी है, उसका झुकाव, रुझान, प्रवाह, बहाव कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, किसी कार्य को करने की तदानुकूल क्रिया व्यवहार, निरंतर बढ़ते रहने की क्रिया या भाव, सांसारिक भोगों या विषयों के प्रति अनासक्ति। तो ये सब क्या है? प्रवृत्ति। और इसका अपोजिट हम क्या कह रहे हैं? निवृत्ति। तो इसमें कि वापस आना, लौटना, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि सांसारिक भोगों या विषयों के प्रति आसक्ति, जो कनेक्ट कर रहा है चीजों से, उसको चाहिए चीजें। और दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे हैं? कि वो दूर है, निवृत्ति। ना ये प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग में छोड़ रहे होते हैं, नेति नेति करते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट। फिर क्षणिक। क्षणिक क्या होता है? जो थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना, क्षणिक, थोड़े से टाइम के लिए है। क्षण भंगुर, इस तरह से कहते हैं ना, जो स्थायी नहीं है, अस्थाई। तो एक क्षणिक है, इसका अपोजिट क्या होगा? जो हमेशा के लिए हो या लंबे समय के लिए हो। तो यहाँ ये शाश्वत, नित्य, चिरस्थाई, अविनाशी, ठीक है, जो सदा रहने वाला है, जिसका अंत नहीं होता, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो एक तरफ क्षणिक है, उसका अपोजिट हमारा शाश्वत, अविनाशी, चिरस्थाई। तो ये अपोजिशन, अपोजिट विलोम शब्द पूछे गए थे। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक वाक्य दिया है और आपने ये बताना है कि उसके लिए एक शब्द बताना है। तो यहाँ क्या क्या पूछा गया था? जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो वो अजात शत्रु, अजात शत्रु का कोई शत्रु नहीं होता। फिर जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, है ना, अनिश्चित, निश्चित है जो होना है, जिसके बारे में हम श्योर है, निश्चित के बारे में हमको कोई गारंटी नहीं, हमें पता नहीं है चीजें कैसे होंगी। जो कम बोलता हो, है ना, अल्पभाषी, जो कम बोलता है, अल्पभाषी। पूर्व में हुई हानि की भरपाई, कुछ पहले हो चुका है, हानि हो चुकी है, अब उसकी भरपाई करनी, तो क्षति की पूर्ति करनी, क्षतिपूर्ति, ठीक है। तो ये एक वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहां पर वर्ड कोई स्पेलिंग में मिस्टेक किया होगा, आपने उसको करेक्ट करके, है ना, उसका शुद्ध रूप बताना है। तो पहला शब्द जैसे अंकुर था, तो ये शब्द सही दिया हुआ था, ठीक है, अंकुर, अंकुर को ऐसे ही लिखते हैं। फिर अनुग्रहित, ना, अनुग्रहित लिखा था, तो गृहित, अनुग्रहित क्या होता है? किसी के ऊपर, है ना, उपकार हुआ हुआ हो तो फील कर रहा है उसको, ठीक है। तो कृतज्ञ, एहसानमंद, उपकृत, वह अनुग्रहित होता है, ठीक है। मैं बहुत अनुग्रहित हुआ आपसे मिलके, या आपने मुझे हेल्प करी, मैं बहुत अनुग्रहित फील कर रहा हूं, ठीक है, महसूस कर रहा हूं मैं अनुग्रहित, इस तरीके से। अत्युक्त, है ना, तो ये अत्युक्त होगा, कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर कोई कहता हो। ये लोग होते हैं ना, अतिशोक्ति अलंकार कर देते हैं, छोटी सी बात है ना, उसको कि बर्फ कितनी बड़ी थी, ओ जी 10 फुट बड़ी थी, पूरा घर दब गया था,
है ना, तो वो अतिशोक्ति है, बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, तो अत्युक्त। फिर ऐतिहासिक, है ना, तो यहाँ पर ऐतिहासिक लिखा, तो ये ऐतिहासिक है, ठीक है, जो हिस्ट्री से ना कुछ जुड़ा हो, इतिहास से कुछ संबंध रखने वाला। हल्दी घाटी का युद्ध, ये एक घटना है, ठीक है। प्लासी, बक्सर का युद्ध, ऐतिहासिक घटनाएं हैं ये, ठीक है। फिर उदीप्त, है ना, तो इसमें उदीप्त, उदीप्त क्या होता है, भड़काया या जगाया हुआ, तो इसमें उदीप्त या देय बनता है, ऐसे भी लिख सकते है ना, इस तरीके से भी देय बनाते हैं, तो इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, या फिर द और फिर द, दो इसमें कनेक्ट करें, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आधा द और पूरा द, द्य, जैसे हम द्य को रिप्रेजेंट करते हैं उससे, तो उद्दीप्त, तो ये क्या मतलब होता है, भड़काया हुआ, जगाया हुआ, उत्तेजित, प्रज्वलित, चमकाता हुआ, चमकीला, या फिर जागृत ना, किसी को उठाया हुआ, तो उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है उद्दीप्त। फिर कवित्री, है ना, तो कवियत्री, कवित्री का कवियत्री होगा। कवित्री कौन होते हैं, जो कविता लिखते, महिला जो कविता लिखती है उसको हम कवियत्री कहते हैं। फिर कुटुंब, है ना, ये दोनों छोटे हैं, कुटुंब, ठीक है। कुटुंब क्या होता है, परिवार, खानदान, ना, तो कुटुंब इसके लिए यूज किया जाता है। फिर तत्वाधान, तो तत्वाधान, तो यहाँ पर तत्वावधान, तत्वावधान, तो किसी काम के ऊपर होने वाली देख रेख या निरीक्षण, इसको हम क्या कहते हैं, तत्वावधान, तो यहाँ पर एक और आव लगेगा, तत्वावधान, ठीक है। इस मतलब बेसिकली सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट, है ना, इसमें समान दिखने वाले शब्दों का अर्थ ना ये बताना है, दिखते शब्द ये सेम है, आपने इनके मीनिंग बताने हैं। तो एक अयश है, अयश, अयश का अर्थ क्या होता है, अपकृति या फिर अपयश या बदनामी, ठीक है ना, अयश, तो यश अगर कम हो रहा है वो अयश है, यश कम होना, अपयश, बदनामी। और दूसरा अयस है, अयस का मतलब लोहा होता है, ठीक है, लोहा, अयस। फिर अनल और अनिल ना, अनल का मतलब क्या है, ये जैसे जठराग्नि हम कहते हैं, ठीक है ना, जैसे पेट में जो ऊर्जा होती है जो खाने को पचने में हेल्प करती है, उसको अनल शब्द यूज करते हैं। और अनिल, अनिल हवा को रिप्रेजेंट करता है, पवन, हवा, ठीक है, अनिल, एक अनिल है, एक अनल है, हम अग्नि के लिए यूज करते हैं, आग, अनल। फिर यहां पर कटक और कंटक, कटक और कंटक, है ना, तो कंटक, कंटक क्या होता है, कांटा ना, कांटे के लिए यूज किया जाता है कंटक। और कटक होता है हमारा सेना, फौज है ना, फौज के लिए हम कटक यूज करते हैं और कांटे के लिए हम कंटक यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ ना कटक, कटक का अर्थ होता है सेना और कंटक का अर्थ होता है कांटा। फिर पुरुष और परुष, परुष, परुष का मतलब कठोर, सख्त, ठीक है, परुष कठोर, और पुरुष, पुरुष का अर्थ क्या होता है, आदमी, ठीक है, इंसान, तो इंसान हमारा पुरुष और कठोर परुष, ये दो शब्द दिए गए थे। ये कैसे शब्द है कि बोलने में एक जैसे है परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग है। इसके बाद जो लास्ट प्रश्न था इसमें, उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, यथा निर्देश उत्तर दीजिए, तो यथा निर्देश हमको उत्तर देने हैं। तो इसमें सबसे पहला है यज्ञशाला, यज्ञशाला और फल फूल, इनमें कौन सा समास है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यज्ञशाला, तो देखो एक
तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होगा, तो इसमें जो पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है वो गौण होता है, और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद है ना वो विशेषण की तरह यूज किया जाता है, तो है ना, ये विशेषण होगा और गौण होगा, और जो उत्तर पद है वो विशेष्य होगा, उसका कारण, और वो प्रधान है। तो यज्ञ जहां होता है वो शाला, वह यज्ञशाला है। तो तत्पुरुष समास में जो विग्रह के समय जितने भी कारक होते हैं, जो समस्त कारकों का कारकीय चिन्ह जिनका समास करते समय दिया गया है, उसे जब पुनः जोड़ा जाता है, जब इसको दोबारा से जोड़ा जाएंगे तो बनता है। जैसे रोग मुक्त, मतलब रोग से मुक्त है ना, तो रोगों से जो मुक्त है, तो से यहाँ पर अपादान कारक है, इसका चिन्ह है। और जो जीवन साथी है ना, ये जीवन का साथी है, तो का जो है ये संबंध कारक है ना, उसका चिन्ह कर रहा है। तो यहां पर क्या था, यज्ञशाला, तो यज्ञ की शाला, यज्ञशाला, तो यहां पर ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। वैसे ही प्रश्न था फल फूल, है ना, फल फूल को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा था ना कि एक प्रधान है एक गौण है। अब यहाँ क्या हो रहा है, द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो गौण नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों, अब जैसे फल फूल यहाँ तो दोनों बराबर है, तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो समस्त पद ये बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाला, इसमें क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होगा, जैसे और है, तो फल और फूल जो डैश लगा है ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तथा, या इस सब को हटा दिया जाता है, और विग्रह करते समय है ना इनका प्रयोग पुनः दोनों पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे राम श्याम, तो जब इसका विग्रह होगा तो क्या होगा, राम और श्याम, तो जैसे फल और फूल, फल तथा फूल, फल या फूल। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था समास कौन सा है। नेक्स्ट ना, वह लोग जा रहे हैं, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो वह क्या है, सिंगल, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या, लोग, लोग क्या है, तो एक वचन बहुवचन की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो वह सिंगल में आता है ना, तो और यहाँ पर जो लोग है वो बहुवचन है, तो हमको क्या करना है, वे लोग जा रहे हैं। ठीक है ना, एक वचन बहुवचन है उसको कनेक्ट करना है, दोनों जगह बहुवचन होना चाहिए। अब यहाँ भयानक और करुण रस के स्थायी भाव लिखिए। तो इनके स्थायी भाव क्या है, अगर आप इसको देखेंगे, जैसे भयानक है, रस होते हैं मेन ना, 8 रस, जैसे पोइट्री वगैरह भी लिख रहे हैं तो किसी जैसे कोई ना कोई रस होता है उसमें यूज किया हुआ ना, जैसे आपका प्रेम रस है ना, प्यार के बारे में बात हो रही है। कई बार जैसे देशभक्ति है, ठीक है ना, तो वहां पर के शौर्य रस, वीर रस है ना, उस समय बात हो रही है। तो जैसे आप भयानक है, तो भयानक कैसे है, इस रस के अंदर जो अंतर भय ना, भय प्रधान है, भय इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भय जो है, डर जो है, ये स्थायी रूप से माना गया है। ठीक है, तो भय कैसा होता है, जैसे ना एक कोई भी बलवान शत्रु या कोई ऐसा संकट है ना, आप डर रहे हो उस संकट को देख के, कुछ परेशानी है और हमें ऐसा लग रहा है हम उसका सामना नहीं कर सकते। देखो अगर तो आप सामना कर सकते हो तब आप डरोगे नहीं ना, तब तो ये होता है कि ठीक है हम इस पे जाके इसको डील कर लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि जब आप डील नहीं कर सकते, एक भय होता है, ठीक है, तो इसलिए भयानक, ठीक है ना, किसी भी बलवान शत्रु या ऐसे संकट को देखकर जो उत्पन्न हो रहा है, और ये ऐसी चीज हमें फील होती है जिसका सामना हम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर करुण रस कहा गया है। यहाँ पर करुण, करुणा, ये किस कब आएगा, जहां किसी हानि के कारण ना शोक भाव, शोक भाव की अगर उत्पत्ति हो रही है, वहां करुण रस अप्लाई होता है। ठीक है, तो करुण रस माना जा रहा है उसको, हानि है या तो कोई बहुत बड़ा अनिष्ट है, या फिर जैसे कोई प्यारा था उसकी डेथ हो गई हो, या कि कोई प्रेम पात्र था, ठीक है, उसके साथ वियोग हो गया हो, अलग हो गए हो। ठीक है, तो इस सब से करुण रस, जब ऐसी बातें हो रही है तो करुण रस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें रस आपने दोनों बताने थे, और इसका स्पेसिफिकली कि इसका एक स्थायी भाव क्या है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपने बताना था। फिर अर्जुन और क्षति, इनके पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची क्या होता है, सिमिलर, सिनोनिम, उसके जैसा, उसी का अर्थ
को रिप्रेजेंट करता वर्ड। तो यहाँ अर्जुन है, अर्जुन को हम धनंजय भी कहते हैं, जो उनके लिए नाम यूज किए जाते हैं। भगवान कृष्ण पार्थ शब्द यूज करते थे ना। कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र, कौन्तेय है ना। गांडीवधारी है ना, उनका जो धनुष था उसका नाम गांडीव था। तो गांडीव को जो धारण करते हैं वो कौन है? अर्जुन। ठीक है, तो इस तरीके से पर्यायवाची लिखना है। फिर क्षति, क्षति क्या है? जैसे क्षय, किसी का कोई नुकसान हो जाए, कोई नाश हो जाए, हानि या घाटा, ठीक है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा तत्सम है ना, तत्सम तद्भव, ये क्या होते हैं? अगर हम तत्सम को समझें तो ये दो शब्दों को मिलाकर बनने वाले शब्द है। ठीक है, तो इसमें तत् प्लस सम, तो इसका अर्थ क्या होता है? उसके समान। बेसिकली जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका जब प्रयोग किया जाता है, मतलब हिंदी में वो शब्द ले लिए गए हैं और उसी रूप में ले लिए गए हों, तब उनको तत्सम कहा जाता है। ठीक है, कि संस्कृत के समान, उसके समान। ठीक है ना, तो तत् प्लस सम। तो जिन संस्कृतों के मूल शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग लाया जाता है उनको तत्सम कहते हैं। जैसे ना सूर्य, वर्षा, नयन है ना, धरित्र, ये सब शब्द संस्कृत के हैं है ना। आपने डायरेक्टली, अब हम इसको हिंदी में यूज करते हैं लेकिन बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ना, हमने बदला नहीं उसको। लेकिन अगर इनको बदल दे ना, संस्कृत रूप को प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मूल को थोड़ा सा बदल दिया गया ओवर द पीरियड है ना, प्रयोग करते हुए ना, समय के साथ ना, उसको अगर हम बदल रहे हैं तो वो तद्भव कहा जाता है ना। तो तद्भव कैसे है? जैसे वही सूर्य है तो सूरज है ना, वर्षा बारिश, नयन नैन है ना, धरत्र धरती। तो ये अब हम कि हिंदी के अंदर जब उनको शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं थोड़ा सा बदल के, तो वो तद्भव है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था, आलस और चौपाया शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो आलस शब्द, इसका तत्सम रूप हमारा आलस्य है, और चौपाया शब्द इसका तत्सम रूप चतुष्पद है। ठीक है, चतुष्पद चौपाया का क्या होता है? चार पाए है ना, चार पद। जब एक चौपाई हम कहते हैं, चार लाइंस का एक पद होता है, चौपाई। फिर उपसर्ग पूछे गए हैं, तो उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? उप प्लस सर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग ये समीप या निकट, और सर्ग उसकी सृष्टि करना है ना। उपसर्ग क्या? ये शब्द का वो अंश होता है, जैसे अव्यय है, जो किसी शब्द के शुरू में, आरंभ में, स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आपने उपसर्ग बताना था, तो मूल शब्द में उसको जोड़ा जाता है, विशेषता जो उसकी बता दे और उसका अर्थ बदल दे। जैसे अभी प्लस मान। ठीक है, ये क्या है? अभिमान है ना, ईगो करना, अभिमान। या प्र प्लस चार, प्रचार। ठीक है ना, तो यहां पर पूछा गया था कि अत्यल्प और साक्षात्कार, इसमें कौन कौन से उपसर्ग यूज किए जा रहे हैं? अत्यल्प में अति ना, अति एक उपसर्ग है, बहुत, और अल्प कम, तो बहुत कम, अति अल्प, अत्यल्प। फिर साक्षात्कार, इसमें साक्षात उपसर्ग इसमें यूज किया गया। साक्षात्कार में हम खुद जाके मिल रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, तो साक्षात खुद। ठीक है ना, साक्षात्कार, कार मिलना। तो ये हमारे इसमें लास्ट में दिए गए थे कुछ एक टर्म्स। फिर गद्यांश और पद्यांश। देखो गद्यांश है, गद्यांश का आपने सबसे पहले हिंदी में अनुवाद करना है। देखो अनुवाद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे वहीं पर आपको दिया हुआ था, है ना, तो जस्ट लाइक, इसके ऊपर अगर आपको पता लग गया हिंदी में क्या, यहीं पे थोड़ा थोड़ा ना लिख दो हिंदी के शब्द ना, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे हम ना छोटा छोटा कन्वर्जन कर रहे होते हैं, यू नीड अ मैप टू नेविगेट ओवर अननोन, फिर स्पेस और टेरिटरी। अगर हम आधा आधा करें ना, कई बार वो सेंट्रल एसेंस चला जाता है, मतलब सेंटेंस अगर बड़ा हो तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो हिल जाता है। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि पहले क्या करो, हर एक का ना छोटे छोटे ऊपर इस पे लिखते चलो जो इसका मीनिंग है। फिर मीनिंग लिखने के बाद फिर जैसे पूरा आपने एक बार कर दिया कि जो जो मेन मेन शब्द थे उसका मीनिंग क्या है, फिर क्योंकि पूरा लिखते लिखते भी आपको याद आ जाता है। और प्रेफरेबली ये पेपर के थोड़े लास्ट में करना चाहिए, फिर क्या होता है तब तक आपने वो शब्दार्थ, मीनिंग ये सब कर दिए होते, कई शब्द वहीं से भी मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा था, बट अगर वो वर्ड मुंह के सामने हो तो हम इजीली कर सकते हैं।
पता तो होता है, उस टाइम याद नहीं आ रहा होता, ठीक है। और अगर बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा घुमा के कर दो, ऐसा ना कि अब बिल्कुल आपको जो एक शब्द नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा क्या कर सकते, कॉन्टेक्स्ट समझो, उसका मीनिंग आपको पता है, अपने शब्दों में थोड़ा सा उसको लिख दो अगर एग्जैक्ट शब्द नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना गद्यांश है, इसका हिंदी में अनुवाद करना था, है ना। तो क्या क्या कहती है इसकी लाइंस, जस्ट लाइक यू नीड अ मैप टू नेविगेट ओवर अननोन स्पेस और टेरिटरी, जैसे आपको है ना अज्ञात स्थान जो अननोन स्पेस या क्षेत्र टेरिटरी में नेविगेट करना है, दिशा ज्ञान करने के लिए किसकी आवश्यकता है, मानचित्र मैप की आवश्यकता होती है। यू नीड कल्चर टू कंडक्ट और बिहेव योरसेल्फ इन दी सोसाइटी, आपको समाज में आचरण या क्या व्यवहार तो जो है करने के लिए किसकी कल्चर तो संस्कृति की आवश्यकता होती है। तो यू नीड कल्चर टू कंडक्ट और बिहेव, आचरण या व्यवहार करने के लिए संस्कृति कल्चर की हमको आवश्यकता होती है। तो कल्चर क्या है, कल्चर इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, संस्कृति क्या है, ये एक सामान्य समझ है, which is learned and developed through social interaction with others in the society। तो कैसे सीखते हैं हम इसको, है ना, जिस समाज में दूसरों के साथ सामाजिक है ना ये अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा और विकसित किया जाता है। कैसे आप सीख सकते हो, कैसे डेवलप करना, विकसित करना, कैसे कर रहे हैं, सोशल इंटरएक्शन, सामाजिक अंतः क्रिया, इसके थ्रू आप जान सकते हैं, कर सकते हैं। A common understanding within a group demarcates it from others and gives it an identity। तो एक common understanding, तो आपस में क्या है, ये सामान्य समझ है ना। तो एक सामान्य समझ किसके, विद इन अ ग्रुप, तो एक समूह के भीतर एक सामान्य समझ, इसे है ना तो ग्रुप डिमार्केटेड फ्रॉम अदर्स एंड गिव इट एन आइडेंटिटी, दूसरों से डिमार्केट अलग करती है, दूसरों से अलग करती है और इसको एक आइडेंटिटी पहचान, अलग पहचान देती है। बट कल्चर्स आर नेवर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, संस्कृति कभी भी एक तैयार उत्पाद की तरह नहीं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह नहीं है। ये कैसी है, दे आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, तो ये हमेशा चेंज बदलता रहता है और इवॉल्व विकसित होता रहता है, ये हमेशा विकसित होता रहता है। एलिमेंट्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड, तो तत्वों का इसमें कॉन्स्टेंटली लगातार जुड़ता रहता है, ऐड होता रहता है। डिलीटेड क्या है, हटाया जाना, हटाया जाता है। एक्सपैंडेड क्या है ना, विस्तार किया जाना, ना विस्तृत किया जाता है। श्रंक क्या है, सिकुड़ना, है ना, छोटा करना, सिकुड़ना, ना सिकोड़ा जाता है। एंड रीअरेंज, इसको दोबारा से अरेंज करना, पुनर्व्यवस्थित करना किया जा रहा है। दिस मेक्स कल्चर डायनेमिक एंड फंक्शनिंग यूनिट, तो इससे हम संस्कृति को क्रियाशील इकाई के रूप में गतिशील बनाते हैं। डायनेमिक और एक फंक्शनल यूनिट, गतिशील इसको बना रहे हैं, क्रियाशील बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक शब्द उसका आपने ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, इंग्लिश का हिंदी यहाँ, ठीक। नेक्स्ट इसमें गद्यांश है, एक बेसिक निम्नलिखित हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो कि बेसिक इनको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं शब्दों की, तो विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों में तथा किसी एक ही प्रजाति के प्राणियों में भी समान ढंग की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है और भिन्नताओं के कारण ही प्रकृति में आकर्षण एवं सौंदर्य होता है, ठीक है। तो इसको आपने इंग्लिश में करना था कि जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसमें जो विभिन्न प्रजातियों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, प्राणियों के बीच में और उसी एक प्रजाति के अंदर भी, ठीक है, जो डिफरेंस होगा प्रजाति के प्राणियों में भी, है ना, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द सेम काइंड एंड आर फाउंड इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो अलग अलग होंगी, एज वेल एज एनिमल इन दी सेम स्पीशीज। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस एंड देयर इज अट्रैक्शन एंड ब्यूटी इन नेचर। तो सौंदर्य जो ब्यूटी है और जो आकर्षण है, ठीक है, अट्रैक्शन, ये होता है। एक क्षण के लिए, है ना, अपने
चतुर्दिक ऐसे जगत की कल्पना कीजिए। तो फॉर अ मोमेंट एक ऐसे अपने चारों तरफ एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में सोचो, है ना। इमेजिन सच अ वर्ल्ड अराउंड यू, जिसमें है ना, जिसमें जरा सोचें कि सभी वस्तुएं एक ही रंग की, लाल या नीली अथवा हरी हो, तो दुनिया कैसी लगेगी। तो आपको इमेजिन करने को बोल रहे, सोचने को बोल रहे। तो सोचना क्या, इमेजिन, जस्ट इमेजिन हाउ द वर्ल्ड वुड लुक इफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स वर ऑफ सेम कलर। कैसा, रेड और ब्लू और ग्रीन, तो लाल या ब्लू या ग्रीन हो, ठीक है। तो निश्चित ही वे सुंदर नहीं होंगे, श्योरली दैट वुडंट बी प्रिटी। पूरी संभावना है कि आपका उत्तर नहीं होगा, है ना, आप नहीं करेंगे, और ना आप ऐसे संसार में रहना ही चाहेंगे। इन ऑल लाइकलीहुड ना योर आंसर इज नो, एंड नीदर वुड यू वांट टू लिव इन सच अ वर्ल्ड। आप ऐसे वर्ल्ड में नहीं रहना चाहेंगे। वस्तुओं की तरह ही मनुष्य में भी विविधता पाई जाती है। विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी। तो लाइक थिंग्स डाइवर्सिटी इज ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमंस। तो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न विशेषकों का सम्मिश्रण होता है। तो ईच पर्सन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पेशलिटीज। तो जो विशेषक है, अलग अलग विशेषकों की सब में रहे, मतलब कॉम्बिनेशन है अलग अलग स्पेशलिटीज का। विचलनशीलता या विभिन्नता, है ना, का प्राकृतिक तथ्य और व्यक्ति इसके अपवाद नहीं होते हैं। इसमें विचलनशील, वेरिएबिलिटी और वेरिएशन, भिन्नता इज अ नेचुरल फैक्ट एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शंस टू इट। बेसिक हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। बेसिक शब्दों का वर्ड मीनिंग हमको पता होना चाहिए। फिर पद्यांश है, पद्यांश की व्याख्या करनी होती है। तो किसी भी पोयम का एक अंश उठाया हुआ है। कहां से उठाया था ये, पढ़ा है किसी ने? 10th क्लास में स्पर्श पढ़ी है? तो स्पर्श जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की है, पार्ट 2 जो है, उसमें है ये, है ना, मैथिली शरण गुप्त की पोयम है। क्या कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अतिरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। तो देखो इसमें जो आपको समझ आ रहा है आपने वो लिखना है ना। कुछ हेडिंग्स हम बना सकते हैं, जिससे क्या होता है आंसर थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। एक फॉर्मेट है, और आपको अगर वो उसके बारे में कुछ कुछ चीजें बताओ ना, एक हेडिंग डालोगे कुछ लिखोगे तो 1 नंबर तो मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कवि के बारे में कुछ पता है, अगर मैथिली शरण गुप्त के बारे में, क्योंकि ब्रैकेट में दिया होता है ना राइटर के बारे में, मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो अगर आपको मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ पता है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो वो कैसे, एक हेडिंग डाल दी कि कवि का परिचय। अगर इनके बारे में आपको कुछ भी पता है, नहीं पता है तो मिस कर सकते हैं, ठीक है। पता, अब मान लो रविंद्रनाथ टैगोर आ गया, अब कुछ तो लिख ही लोगे, ठीक है। उन्होंने स्कूल शुरू किया था, ठीक है, और कैसे, तो उनकी मेन कौन सा स्कूल था? शांति निकेतन, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि पेंटिंग में भी इन्वॉल्व थे। और कौन सी उनकी सबसे फेमस किताब है उन्होंने जो लिखा है? गीतांजलि, ठीक है ना, उसको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है ना। तो इस तरह से बता सकते हैं आप कुछ कुछ। जैसे राष्ट्र कवि थे, अगर आपको पता है मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे, तो कवि के परिचय में लिख दो कि ये है हमारे राष्ट्र कवि है। तो कुछ भी ऐसे एक हेडिंग, है ना। नहीं तो नहीं पता तो रहने दो, ठीक है ना। अब रामचरितमानस मान लो लिखा हुआ हो, किसने लिखी थी रामचरितमानस? तुलसीदास जी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो तुलसीदास जी है, उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, ऐसे ऐसे करके। तो इसी तरीके से मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई थी, है ना, और हिंदी से के अलावा वो संस्कृत, मराठी, बांग्ला, है ना, अंग्रेजी, इसमें भी लिखते थे, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से पोएट्री करते थे, ठीक है, और उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से वह प्रसिद्ध हुए हैं अपने जीवन काल में। अगर आपको कुछ पता है राइटर के बारे में तो एक हेडिंग डाल के हम ये भी लिख सकते हैं, तब जब ब्रैकेट में दिया हुआ हो, या फिर आपने वो पोएम पढ़ी है और आपको श्योर है कि किसने लिखी है,
तब आपने अगर ऐसा लिख दिया कवि का परिचय, अगर इन्होंने ब्रैकेट में नहीं दिया, तब तो मतलब बहुत ही बड़ा इंप्रेशन हो जाएगा। बट हम नॉर्मली आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आता है, कुछ भी पता है, लिख दो, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर शब्दार्थ, ठीक है, इसमें जो जो शब्द यूज किए गए हैं आप उनका अर्थ बता सकते हो। जैसे बंधु, बंधु क्या होता है? भाई, बंधु, है ना। विवेक, ना, समझ, ना। उसी तरीके से स्वयंभू, शंभु, स्वयंभू, ये परमात्मा के लिए यूज किया जाता है। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ, जो खुद उत्पन्न हुआ, वह स्वयंभू है। फिर अतिरेक्य, है ना, आत्मा की एकता, है ना, अंतःकरण की एकता, उसको अतिरेक्य कहते हैं। फिर प्रमाणभूत, प्रमाणभूत साक्षी, साक्षी के लिए यूज किया जाता है। और व्यथा, व्यथा दुख कष्ट। तो अगर आपको, देखो जरूरी नहीं यही लिखने, तो कुछ तो आते होंगे मीनिंग, लिख दो, ठीक है। जिन जिन शब्द के आपको मीनिंग पता लग रहे हैं लिख दो, तो एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाएगा देख के कि एक हेडिंग है। देखो इतना लिखोगे आधा नंबर तो दे ही देगा, ठीक है, थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको बारे में शब्दार्थ, फिर हम लिखते हैं प्रसंग, ठीक है। प्रसंग जब भी, देखो बचपन में फॉर्मेट है ना, प्रसंग में हम क्या कहते हैं कि इस कविता में किस चीज के बारे में लिखा है या किसने लिखी है, इस तरीके से हम कुछ बात कर सकते हैं। जैसे देखो एक बात तो हमको पता था ना किसने लिखी है, कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। तो एक लाइन तो ये लिख सकते हैं ना हम कि इस कविता के कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी है, ठीक है। उन्होंने इस कविता में या इन पंक्तियों में क्या कहा है ना, एक जो सार हमको जो समझ आया वो आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि वह इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान है और अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। लेकिन श्योर नहीं है ना कि ऐसा ही, ऐसा नहीं कि यही लाइन लिखनी थी तो नंबर मिलने थे। आपको जो अंडरस्टैंडिंग आई, ठीक है, यहां पर आपने पढ़ा, क्योंकि देखो ना लास्ट में इसमें क्या दिया हुआ है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। स्टार्टिंग में ये बात कर रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो ओवरऑल आपने एक बार जो समझा उससे आपको क्या समझ आई इसके बारे में, वो आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि कवि किस चीज के बारे में कहना चाह रहा है। आपको अगर कोई कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है, ठीक है, कि ये लड़ाई के बारे में बात हो रही है या फिर एक कंपैरिजन दो के बीच में हम, है ना, कंपेयर कर रहे हैं, कुछ भी आपको लगता है आप उसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं एक प्रसंग की तरह, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में देखो ये एक शब्दार्थ की तरह या सरलार्थ जिसे हम कहते हैं ना, सरलार्थ की तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो उसमें सिंपली लिखना लाइन बाय लाइन, जो आपको समझ आ रहा है हिंदी में, है ना, वो हिंदी में आप लिखते चलो। जैसे मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। अब कहते कवि क्या कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है, और जो ये बात समझता है यही बड़ा विवेक है ना, यही बहुत बड़ी समझ है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है ना। पुराणों में, है ना, जिस पुरुष को स्वयं से उत्पन्न, स्वयंभू क्या होता है, जो स्वयं से उत्पन्न होता है। तो पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह कौन है, पिता प्रसिद्ध एक है। तो वो प्रसिद्ध पिता कौन है, वह परमात्मा ईश्वर हम सभी के पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस ईश्वर की संतान है, ठीक है। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन हम लिख रहे हैं। फिर फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, कि बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, ठीक है, अवश्य बाह्य भेद, तो बाहर भले ही भेद है, क्यों, कर्म फल अनुसार, फलानुसार कर्म के, तो कर्म के फलानुसार बाहर से हमको सब अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन फिर क्या बात करते हैं, परंतु अतिरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी है, किस बात के साक्षी है, कि अंदर से सब एक जैसे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते कि अंदर, जैसे ना कि परंतु अतिरेक में, है ना, अंदर सब एक है, या आप ऐसे कह सकते कि सभी की आत्मा एक है। अगर आप जोड़ना चाहो, आपको आत्मा से रिलेट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कि बाहर से सब अलग अलग लग रहे हैं, क्यों, कर्म फलानुसार, लेकिन अंदर सब एक है। फिर अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। तो कवि यहां पर क्या कहते हैं कि अगर भाई ही, बंधु, जैसे अब शुरू में इन्होंने क्या बात करी कि हम सब बंधु हैं, फिर उसी पिता परमात्मा के सब संतान हैं, तो ये अनर्थ है
कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्ट का नाश नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है ना, कि अनर्थ है ये, कि बंधु ही बंधु की व्यथा न हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि मनुष्य किसे कहलाया जाता है? जो दूसरे मनुष्य के लिए वो उसके काम आता है, बुरे टाइम पे हेल्प करता है दूसरों को। और हम सब एक दूसरे को क्यों हेल्प करें? क्योंकि हम सब उसी परमात्मा की संतान है। बाहर से सब अलग है लेकिन अंदर से हम सब एक है, हम सब में एक ही आत्मा है। ठीक है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं। तो एक हेडिंग हमारी क्या होगी शुरू में, है ना? अगर लेखक के बारे में कुछ पता है तो लेखक, नहीं तो शब्दार्थ, फिर प्रसंग, फिर सरलार्थ या व्याख्या। फिर इसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं? भाव पल्लवन। ठीक है, तो एक हमने इसमें लिख दिया इसका जो एक बेसिक मीनिंग बन रहा है। फिर इसके बाद हम इसका भाव पल्लवन कर सकते हैं। भाव पल्लवन क्या, कि अब देखो ना, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो एक हेडिंग ये भी डाल सकते हैं, इससे भावार्थ क्या निकल के आता है। ठीक है, तो जब आपने इसको बना, सरलार्थ में क्या होता है? जो डायरेक्टली कवि ने लिखा है। भावार्थ क्या होता है? जो वो रिप्रेजेंट करना चाहता है, जो आपसे वो चाहता है। देखो, कोई कुछ लिख रहा है तो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी जा रही है, या फिर इसमें क्या कोशिश की। देखो, ये चीजें ऐसी है, मैं ये नहीं कह सकता कि यही इसका अकेला भावार्थ होगा। ठीक है, आपने उसको पढ़ा, जो आपकी समझ में चीज आ रही है, हम इस तरह से एक और हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है ना? भावार्थ में हम क्या कह सकते हैं कि कवि चाहता है कि मनुष्य मनुष्य के लिए, है ना, सामने आए, उनको हेल्प करे। ठीक है, उनको बंधु माने, ये सब एक दूसरे को बंधु माने, और ये विश्व, है ना, अगर ऐसा करेंगे तो एक जगत कल्याण के प्रति, है ना, हम लोग अग्रसर होंगे। इस तरह की बात की जा सकती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम एक भावार्थ लिख सकते हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि हम सब, कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम सब उसी पिता परमेश्वर, तो मनुष्यता, मानवता की बात की जा रही है ना, इस कविता के अंदर। और वो चाहते हैं कि हम, है ना, सब एक साथ मिलकर उस प्रभु के, है ना, अपने आप को उसकी संतान माने और एक दूसरे की हेल्प करें। क्या इस तरीके से हम दे सकते हैं भावार्थ? ठीक है, और ऐसे देखो, सरलार्थ तो एग्जैक्ट होगा, सरलार्थ तो उसका मीनिंग है, उसमें आप बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते। उसमें तो ऐसा है, उस शब्द से जो आपको समझ आ रहा है वो लिखो। भावार्थ में फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं। फिर इसमें एक विशेष भी लिख सकते हैं आप, एक और हेडिंग डाल सकते हैं लास्ट में कि विशेष। विशेष में हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? तो कुछ रस अलंकार होते हैं, जैसे हम अलंकारों की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार यूज किया गया है? तो कुछ भी आपकी पकड़ में आ रहा है हिंदी से, आप विशेष में लिख सकते हो। या जैसे रस है ना, एक होता है जैसे मान लो कोई भक्ति रस है, भक्ति के बारे में, या शौर्य रस, वीर रस, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप एक रस, एक लाइन लिख दो रस के बारे में, कि किस तरीके का रस यहाँ पर, है ना, को बताया जा रहा है। या फिर किस तरीके का ये होता है ना, हम कहते हैं कि अगर भाषा में भी, लैंग्वेज के बारे में आपको समझ आ रहा है कि कौन सी बोली ब्रिज भाषा में लिखा है। ठीक है, ब्रज कि अगर आपको पता है, जैसे कुछ कुछ आइडिया होता है ना कि ये जो राइटर है ये ब्रज भाषा में लिखता है, ठीक है, तो लिख सकते हैं। या फिर एक रस हो गया, एक अलंकार, अगर आपसे कोई अलंकार कनेक्ट कर पा रहे हैं आप कि इसमें ये अलंकार यूज किया गया है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा ना कि कोई स्पेसिफिकली आपकी संधि का प्रयोग किया जा रहा है, समास का बड़े अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है, या फिर रेपिटिशन है ना, सरल भाषा में कवि ने समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लास्ट में एक विशेष हेडिंग डाल के इन चीजों को लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो सिंपल है, एक बार गद्यांश पढ़ना है ना, और फिर सबसे पहले इसमें से जैसे प्रसंग निकालना है। तो एक बार हम पढ़ेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। ठीक है, तो जब, क्योंकि सिंपल समझ आ रहा है तो ये तो बोल ही सकते हैं, लेखक ने बड़े ही सरल शब्दों में, है ना, फिर अब क्या बोला है वो देखते हैं। साथ में ये जो लाइंस हैं इनकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता, है ना, चाहता है, तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत ना पड़ती। प्रजापति कौन होते हैं? बनाने वाला भगवान।
बेसिकली ब्रह्मा जी के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज सिंपल भगवान या जो बनाने वाला है, ठीक है, दुनिया बनाने वाले, है ना। तो अगर समाज में मानव संबंध वैसे ही होते जैसे कवि चाहता, कवि क्या चाहते हैं नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, फिलोसफर्स, गाइड्स, वो कैसे होते हैं, वो चाहते हैं कि चीजें आइडियलिस्टिक हो, सब कुछ अच्छा हो। तो अगर सब कुछ वैसा होता जैसा कवि चाहता, तो शायद उसे कौन है, कवि को प्रजापति बनने की जरूरत ना पड़ती। चलो हमको पहली बारी में मान लो समझ नहीं आया उसे कौन है, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ना उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही है। उस कौन है जो प्रजापति बन रहा है, तो यहां प्रजापति कौन बन रहा है, फिर से आप सोचो। अगर वो ना कि अगर रिलेट नहीं कर पाए पहली बारी में, उस तो आ रहा है, क्योंकि उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही है, ठीक है। तो किसी के असंतोष की जड़ हमारे मानव संबंध है, मानव संबंध ये इससे नहीं है सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि जैसा वो चाहता है वैसे वो नहीं है। कवि चाहता है कि वो अच्छे हो, लेकिन वो अच्छे नहीं है। मानव संबंध से परे साहित्य नहीं है। फिर नेक्स्ट ये बात कह रहे हैं, साहित्य कौन लिखते हैं, कवि लोग, राइटर लोग, लेखक लोग लिखते हैं। तो मानव संबंध है ये साहित्य से बाहर या परे नहीं है, मतलब इसी की एम्बिट के अंदर, उसी के एक सर्कल के अंदर वो आता है। कवि जब विधाता पर साहित्य रचता है, कि कवि जब लिख, तो यहां तक आते आते रिलेट हो गया था कि ये कौन है, ठीक है। मतलब कवि को भगवान नहीं बनना पड़ेगा, प्रजापति नहीं बनना पड़ेगा, रेगुलेटर नहीं। अब प्रजापति का जो तुम्हें मतलब समझ आया उस टाइम, अगर तो सीधा सीधा किसी को पता है ब्रह्मा जी, तब तो ठीक है, मतलब अदरवाइज फिर वो प्रजापति बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब और आगे क्या बात हो रही है, कुछ रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ना कि कवि जब विधाता पर साहित्य रचता है, जो भगवान के बारे में भी लिखता है, तो उसे भी मानव संबंधों की परिधि में खींच लेता है। परिधि जो उसका एक होता है ना कि एक उसकी दायरा ना, तो मानव के दायरे के अंदर भगवान को भी खींच लेता है। हमने खींचा हुआ है। सारे भगवान कैसे होते हैं, इंसान जैसी शेप में होते हैं। वही कहते हैं कि अगर बंदर भगवान बनाता तो अपनी शेप में बनाता, ठीक है। चलो हमने नेचर को करके, जैसे हनुमान जी है तो हमने बंदर को रिलेट करके, बट वैसे तो पूरी शेप हनुमान जी की। गणेश जी है ना, हाथी का सिर है बट है तो बॉडी पूरी। तो हम भगवान को अपनी शेप में कर रहे होते हैं। राम भगवान की मूर्ति देखो, कृष्ण भगवान की मूर्ति देखो, तो क्या कर रहे हैं, तो इनको भी अपनी परिधि में खींच लिया है, ठीक है। इन मानव संबंधों की दीवाल से ही, अब जो ये दीवाल हम कह रहे हैं, जो मानव संबंधों से बनी हुई दीवारें हैं, इनसे ही हैमलेट है ना, हैमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है, और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। तो एक तरह से जो हो क्या रहा है, जो कवि है, कवि इन मानव संबंधों की दीवारें, इस तरह से कह रहा है ना, उन दीवारों से टकरा के चीजें बनती, उनसे ही उत्पत्ति हो रही है। हैमलेट है, ये सब क्या कर रहे हैं, मानव संबंध के बारे में ही लिख रहे हैं। हैमलेट क्या है ना, एक बहुत बड़ा प्ले है, क्या है ना। तो लिटरेचर में हम इसको देखते हैं, शेक्सपियर है, तो इसमें टकरा, शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करते हैं। ऐसे समय जब समाज में बहुसंख्यक लोगों का जीवन इस मानव संबंधों के पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने लगे, तो एक ऐसा टाइम आए, जब समय आए, जब बहुसंख्यक लोग, जो ज्यादा ना, जो बड़ा ग्रुप है, ना अल्पसंख्यक कम वाला, एक है ज्यादा ग्रुप वाला, तो जो ज्यादा ग्रुप वाले लोग हैं, इनका जीवन, मानव संबंध जो हो रहे हैं, इसके पिंजरे के अंदर फड़फड़ाने लगे, मतलब दिक्कत होने लगे इन संबंधों की वजह से उन लोगों को जो बहुल आयात में है। फिर वो क्या होगा ना, संकीचे तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, जो अंदर परेशान हो रहे, संकुचित हो रहे, तो क्या कोशिश कर रहे हैं, इसको तोड़ते हैं और अब बाहर उड़ते हैं। तो उस समय कवि का प्रजापति रूप, तो देखो यहां पर फिर से बोल दिया, तो खुद ही इसने बोल दिया, अगर आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा, तो उस टाइम पर कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो उठता है। अगर शुरू में रिलेट नहीं हो तो इसने खुद ही बता दिया, ठीक है। तो उसका प्रजापति रूप यहाँ पर, और तो प्रजापति बेसिकली जो रेगुलेट करे, जो उसके बारे में कुछ कटाक्ष करे, कुछ उसमें बदलाव लाने की कोशिश करे, तो ऐसा रूप उसका और स्पष्ट होता है। वह समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहग से शुद्ध और रुद्र स्वर को वाणी देता है। तो समाज में है ना, एक दृष्टा जो देखे, और दूसरी वो क्या कह रहे, जो इश्यूज है, नियामक जो है, जो चेंज करने वाले हैं, और जो लोग हैं जो वो चाह रहे हैं, उनकी आवाज को सबके सामने लाते हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया है। तो मतलब इसमें हम अगर हम प्रसंग देने की कोशिश करेंगे तो कैसा प्रसंग है,
कि इसमें किसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, भगवान की इंपॉर्टेंस बता रहा है, कवि की इंपॉर्टेंस बता रहा है, सब कुछ बदल कौन रहा है, भगवान को तो इन्होंने परिधि में खींच लिया इंसान की, कवि, ठीक है ना। और कवि, और साथ में कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार इसमें बात कही गई है, मानव संबंध, ठीक है ना। तो दो एस्पेक्ट्स है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है ना। लिखने वाला कौन है, लिखने वाला कवि है, और दूसरा मानव संबंध है। अब इन दोनों को कनेक्ट करके एक प्रसंग बना दो, ठीक है ना, कि प्रस्तुत जो अभी आपका गद्यांश है इसमें लेखक है ना किसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है, क्यों कवि महत्वपूर्ण है, कैसे कवि है ना मानव संबंध का प्रयोग करता है, प्रयोग करते हुए अपने राइटिंग करता है, या ओवरऑल हम ये बात करें कि वो सोसाइटी हमारे समाज में एक बदलाव लेके आता है, या बदलाव को आवाज देता है, या बदलाव का कारण है, कुछ ऐसा प्रसंग में डाला। फिर सरलार्थ, सरलार्थ में सिंपली इन लाइंस को अपने शब्दों में लिख दिया, ठीक है। फिर भावार्थ, है ना, भावार्थ में आप क्या लिखेंगे न, कि अब यहां पर देखो जो डायरेक्ट लाइंस में नहीं है, बट इससे हमको समझ आता है, ऐसी बातें हम लिख सकते हैं। हमको क्या समझ आ रहा है कि कवि, एक तो मनुष्य जो है ना, कवि है जो राइटर है, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे वो चीजों को नियमित करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, कैसे। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होगी इसमें, मानव संबंध रहेंगे, कि मानव संबंध से साहित्य रचता है, इसी मानव संबंध के चारों तरफ इंसान घूमता है, और जब बहुल ज्यादा लोग हो जाते हैं जो परेशान होने लगे, जब ये बेड़ियों की तरह काम करने लगे, तो फिर उनको तोड़ने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो रेगुलेट करता है, सोसाइटी में बदलाव लाने की बात करता है, ये सब बातें की जा सकती है, ठीक है। और फिर उसमें वही आप बात कर सकते हो। अब जिधर को ले जाना भावार्थ, है ना, कि सोसाइटी में बदलाव, समाज में बदलाव को शुरू करने वाला कौन होता है, ठीक है, कवि होता है। फिलोसफर, बेसिकली एक फिलोसफर की हम बात कर रहे हैं ना, जो थोड़ा सा आसपास की चीजों से उठ के चीजों को देख पा रहा है, जैसे हम साक्षी शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं ना, साक्षी होके चीजों को देख पा रहा है, खुद इमोशंस में नहीं बह रहा है, ठीक है। और फिर कुछ भी एग्जांपल्स दे दो कि बड़े बड़े रेवोल्यूशंस है कैसे शुरू हुए, किसी आइडिया से स्टार्ट होता है ना। कार्ल मार्क्स ने बात करी, और फिर कम्युनिज्म आया, और देखो फिर वो कैसे फैला, रशिया में, चाइना में। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो कैसे स्टार्ट हुआ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रूसो वगैरह ने आइडियाज दिए, फिर उसके बाद बदलाव आया ना। तो इस तरीके से आप कोई भी एक एरिया की तरफ जा सकते हो और उसका भावार्थ बना के लिख सकते हो, ठीक है। फिर विशेष लास्ट में अगर हमको कुछ लग रहा है कि बड़े ही साफ साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश उन्होंने करी है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना।